Hello friends, welcome to my YouTube channel Seated Guru Competition Zone. This is Ram Singh and welcome you all to my YouTube channel. Friends, I would like to come with a special topic which is most important for your pre and advanced level of the preparation of UPSC examination. आज का जो सेशन है कंप्लीटली डिपेंड है जो स्टूडेंट स्पेशली 2020-21 में मेंस में बैठने वाले हैं, क्योंकि आज का टॉपिक काफी ब्रॉड है और काफी इंपॉर्टेंट करंट एवं पास्ट बोथ से रिलेटेड है। दूसरी बात अगर बात करें फ्रेंड्स, तो आज का जो टॉपिक है एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल 2020, वो आपको देने वाली है एक ऐसा एस्पेक्ट जिसमें आप पता लगा सकते हैं कि आपको आंसर राइटिंग देना कैसे है, मेंस में लिखना कैसे है, क्योंकि मैंने आपको पॉइंट इस तरह से अरेंज किया है कि आपको एक फीलिंग आ जाए, आप खुद को फील कर सको, खुद को जज कर सको कि हमें आंसर कैसे लिखना है, आखिर मेंस का लेवल लिखा कैसे जाता है। इनके लिए मैं आज लेकर एक कंप्लीट आपके लिए डाटा लेकर आया हूँ। एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल 2020 केंद्र सरकार ने इस कोरोना काल में किया एक नया चेंजेस, जिसमें लाया उन्होंने 3 अध्यादेश। अब देखना यह है कि 3 अध्यादेश के क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं और ओवरऑल क्या कंक्लूजन है। इन सभी पॉइंट्स को हम लोग काफी डिटेल्स में देखने वाले हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट अबाउट द यूपीएससी आईएएस मिनी एंड मैथ्स बोथ। Friends, now let's start our topic, Agriculture Reform Bill 2020. Friends, अगर हम लोग बात करें कि आखिर है क्या रिफॉर्म बिल और अध्यादेश, ये चीजें जो होती है वो जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है। अध्यादेश जनरली क्या किया जाता है कि जब भी इमरजेंसी केस होता है अर्थात आपातकाल की स्थिति होती है तब अध्यादेश लागू किया जाता है। लेकिन कोरोना काल पहले से आपातकाल की स्थिति थी, उस कंडीशन में कृषि के क्षेत्र में यह अध्यादेश लाना ज्यादा उपयुक्त नहीं माना जा रहा है। फिर भी उन्होंने लाया, अर्थात कि हमारी गवर्नमेंट ने लाई। क्या सही है क्या गलत है, इनके सभी पॉइंट हम लोग आज के पॉइंट में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें इसमें तो इसके अंदर हमें 3 पॉइंट देखने हैं। 3 पॉइंट्स इसके अंदर देखने हैं, 3 अध्यादेश के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। पहले पॉइंट की अगर बात करें तो पहली पॉइंट है हमारा फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। पहली जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। इनके बारे में जानना है कि किस तरह से हमारे फार्मर्स की प्रमोशन की जा रही है, फार्मर्स की जो एस्पेक्ट्स है उनको प्रमोट किया जा रहा है, किस तरह से बेनिफिट लाने के लिए, अर्थात कि देश के अंदर किस फॉर्म में आपके फार्मर्स की जो पावर है उनको डबल करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि भारत सरकार का ऐसा लगता है कि हम 2022 तक किसी भी फॉर्म में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अर्थात फार्मर्स की जो इनकम है उसको डबल कर दें, और इस डबल के एक्सपेक्टेशन में ये सभी चेंजेस उन्होंने किया है। तो पहला चेंजेस किया है जो, उस चेंजेस के अकॉर्डिंग वो क्या है कि अब उसे मार्केट अर्थात कि मंडी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी जो सप्लाई होगी उनके फील्ड के आसपास अर्थात कि खेतों में उनकी सप्लाई हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर सेकेंड की बात करें तो उन्होंने चेंजेस कर दिया एसेंशियल एक्ट 1955, अर्थात कि जो एसेंशियल एक्ट 1955 लगा था उसमें उन्होंने बड़ा बदलाव कर दिया। अर्थात कह सकते हैं जो काला बाजारी गोडाउन में जो मालों को इकट्ठा करने की जो प्रोसेस थी, जिनके वजह से 1955 एक्ट लाया गया था, उस एक्ट में उन्होंने किया बड़ा बदलाव। अब देखना यह है कि बड़ा बदलाव उन्होंने क्या किया, पॉजिटिव में किया या निगेटिव में। हालांकि इसमें उन्होंने बदलाव किया है कि अब क्या होगा कि 1955 पे जो एक्ट लगता था जिसमें हम किसी भी मटेरियल को, किसी भी इसेंशियल मटेरियल को स्टोर नहीं कर सकते थे। इसेंशियल कमोडिटीज मींस क्या, जितने भी आलू हो गए, प्याज हो गए या फिर आपके तेल हो गए, या इन सभी चीजों को हम इकट्ठा करके नहीं रख सकते थे। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि अब ये हमारी इसेंशियल कमोडिटीज नहीं रह गई, ये हमारे लिए क्या कहते हैं महत्वपूर्ण चीजें नहीं रह गई। तो इन बातों को लेकर काफी ज्यादा चेंजेस हुए, काफी ज्यादा डिस्कस हुई है। इस पॉइंट को देखेंगे डिटेल्स में। और थर्ड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स, वो है आपका फार्मर्स एग्रीमेंट, प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस। अर्थात कि थर्ड में एक ही बात समझ लीजिए कि एग्रीमेंट, अर्थात क्या कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी जो फार्मर्स होगी अपनी खेती करेगी तो खेती में फसल लगाने से पहले ही उनकी फसल जो होगी उनकी बिक्री कर दी जाएगी।
अर्थात कि कोई भी कंपनी, कोई भी सुपरमार्केट वाला जो जो उनकी जरूरत है, सपोज दैट अगर पार्ले कंपनी क्या बनाती है, बिस्किट बनाती है, और बिस्किट बनाने के लिए क्या चाहिए उसे, गेहूं चाहिए। तो गेहूं उसे काफी कम एरिया में तो लगना नहीं है, उन्हें तो चाहिए बड़े एरिया में, और बड़े एरिया के लिए उनके क्या चाहिए, बड़े एरिया के लिए उन्हें चाहिए कि बड़े क्षेत्र में गेहूं लगे। इसलिए वह किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे और अपने इंजीनियर के थ्रू से पहले एक एरिया का मैपिंग करेंगे कि कितने एरिया में उन्हें गेहूं लगाने की जरूरत है। कंप्लीट एरिया का जायजा लेने के बाद वह उस एरिया में जितने भी किसान की जमीन पड़ते हैं सभी किसानों को पैसे देगी कि भाई इन एरिया में सिर्फ आप गेहूं लगाए, और जो भी कैसे पैसे खर्च होते हैं वो पैसे आप खर्च करें, और जिस रेट से आप बेचना चाहते हैं पहले रेट फिक्स कर लीजिए, उस रेट से सारे मटेरियल्स को खरीद लेंगे। तो इस तरह से वो एग्रीमेंट बनाएगा। उसके बाद वो खेती करेगी, खेती करने के बाद जितना मटेरियल बेहतर होगा उसे वो पार्ले कंपनी जो भी खरीद कर ले जाएगी। फ्रेंड्स, ओवरऑल जो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इसी बेस पर आधारित है। अर्थात कि अब देखना हमें यह है कि तीनों पॉइंट में उन्होंने क्या चेंजेस किए हैं और क्या होना चाहिए था, क्या उसका पॉजिटिव और क्या उसका नेगेटिव। इस तरह से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज के टॉपिक। अगर फर्स्ट टॉपिक की बात करें फ्रेंड्स, जो फर्स्ट टॉपिक हमारा कहता है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। अर्थात क्या कि फार्मर्स जो भी ट्रेडिंग करेगा, अर्थात कि उसको जहां पे उसने किया है, जहां पे उन्होंने फसल लगाया है वहीं पर उनकी ट्रेडिंग होगी। अब उन्हें किसी भी मार्केट या मंडी में जाने की आवश्यकता नहीं है। मंडी में जो टैक्सेस पे करने पड़ते थे पीएमसी में, अब उसमें आपको टैक्स भी पे करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें तो पहली पॉइंट वो क्या कहते हैं, कहता है क्या है कि केंद्र सरकार ये चाहता है कि वन कंट्री अर्थात कि वन नेशन वन मार्केट का गेम हो। अर्थात कि पूरे कंट्री के अंदर एक ही चीज दिखे, एक ही पॉइंट हमें दिखे, वो क्या हो, वन नेशन वन मार्केट। अर्थात कि पूरे एक नेशन के अंदर एक ही मार्केट का केस हो, एक ही मार्केट का गेम हो, ये वो करना चाहती है। अब फ्रेंड्स पॉइंट ये आती है कि आखिर ये चेंजेस होता कैसे है। अर्थात कि इनका जो मतलब था कि वन नेशन वन मार्केट ये कैसे वर्क करता है। तो पहला इनका लगाने का क्या मतलब था कि वन नेशन वन मार्केट, अर्थात कहीं भी कोई भी फसल लगाएगा वहीं से कोई सुपरमार्केट वाला, कोई कंपनी आकर उसे वहां से खरीद कर लेकर जाएगा। सेकेंड पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, तो ये बताना चाहता है कि इस अध्यादेश में इन्होंने ये डिटेल दिया है कि कोई भी पैन कार्ड धारक जिसने भी पैन कार्ड रखा है, वो कंपनी हो सकता है, वो हो सकता है कि सुपरमार्केट वाला हो, या कोई इंडिविजुअल, वह किसी भी किसान के जो फसल है उसे खरीद सकता है। अर्थात कि पैन कार्ड जिसके पास भी है वह उसे खरीद सकता है, अर्थात कि उनके फसल को जब चाहे खरीद सकता है। तो ये बड़ी चीज है, एक अच्छी बात है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि अब किसानों को क्या करना पड़ेगा, अपने मालों को लेकर अर्थात सामान को लेकर अब मंडी तक जाने की आवश्यकता उनको नहीं पड़ेगी। ये तो बहुत पॉजिटिव बात है, इसलिए ये एक फायदेमंद भी केस है। तीसरी नंबर बात अगर बात करें फ्रेंड्स, जो उन्होंने कहा है, उन्होंने क्या कहा, कृषि माल की जो खरीद एपीएमसी में की जाती थी मार्केट से बाहर अब करनी होगी। अर्थात कि जो मंडी में ले जाया जाता था अब मंडी ले जाने की जरूरत नहीं है, अपने माल की सप्लाई बाहर कर सकते हैं, जिसमें एक बेनिफिट सबसे ज्यादा होगा कि उन्हें कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट किसानों के लिए है कि मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, उनकी ट्रांसपोर्टेशन की खर्च नहीं होगी, जिस क्षेत्र में जिस गली में जहां पे वो अपने खेती करते हैं वहीं से उनकी क्या आएगी, जो सुपरमार्केट और कंपनी की ट्रक आएगी वहां से माल लोड करेगी और लेकर चली जाएगी। समझ सकते हैं फ्रेंड्स कितनी बड़ी पॉजिटिव एस्पेक्ट है इससे। अर्थात कि यह फार्मिंग आपका मेथड काफी अच्छा है। उसके बाद अगर और इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट की अगर बात करें तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी एस्पेक्ट यह है कि जो भी माल बिकेगी, जो भी सप्लाई होगा, उसे 3 दिन के अंदर में किसानों को उसका पेमेंट मिल जाना चाहिए। भाई इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि सिर्फ 3 दिन में पूरी पैसे जो होगी उसे मिल जाएगी। यह कितनी बड़ी बात है। अर्थात कि किसानों को 3 दिन के अंदर उसके कंप्लीट जो पैसे हैं वो आपके प्राप्त हो जाएंगे। जितने भी उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, अर्थात कि जितने का माल सप्लाई है वो सभी पैसे उन्हें मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर बात करें फ्रेंड्स, बाय द वे, अगर सामान खरीदने वाला अर्थात कि कंपनी और सुपरमार्केट
दोनों के बीच में अगर झगड़ा हो गई, 3 दिन के अंदर पैसे पे नहीं कर पाया, या रेट पहले कुछ और फिक्स किया था बाद में कुछ और फिक्स कर रहा है, तो इस तरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसका निपटारा करेंगे एसडीएम, अर्थात कि आपके जो सुप्रीडियंट आपका जो जिला स्तर पे आपके एसडीएम होते हैं वह इनका निपटारा करेंगे, अर्थात कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वह इनका निपटारा करेंगे। तो फ्रेंड्स ये कैसे इसका निपटारा करेंगे, अर्थात कि वह सुपरमार्केट और एक किसान दोनों के बीच में अगर किसी भी फॉर्म में लड़ाई होती है तो देखेगा कि किसका पॉजिटिव पॉइंट है और किसका नेगेटिव पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग दोनों की लड़ाई को वह सुलझाने की कोशिश करेगा। और सबसे खास बात फ्रेंड्स एक और है इसमें कि एसडीएम के आदेश आपका जो होगा वह अगर नहीं मानते आप तो वह अपना क्या कर सकता है, जिला अधिकारी के पास वह केस को दायर कर सकता है, अर्थात कि जिला अधिकारी अर्थात डीएम के पास जा सकता है। एसडीएम से नहीं हो तो आप कहाँ जा सकते हैं, डीएम के पास जा सकते हैं, अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आप अपना केस दायर कर सकते हैं। उस कंडीशन में इन दोनों को सबसे बड़ी जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है कि इन दोनों को 30 दिन के अंदर इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना है, अर्थात एनी हाउ 30 दिन के अंदर किसी भी तरह के आपकी जो केस होगी माल सप्लाई को लेकर या इनके प्रोडक्शन को लेकर, इन सभी तरह की केसेस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये तो थे हमारे तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, अर्थात कि हमें जो यह नियम कानून लगा इसमें ये बेनिफिट अर्थात किसानों को ये फायदे हो सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके निगेटिव एस्पेक्ट भी है। अब निगेटिव एस्पेक्ट क्या है उनको देखते हैं। पॉजिटिव तो हमने देख लिया कि कहीं ले जाना नहीं पड़ता, अर्थात सप्लाई जहां पे आपने इन्हें उत्पादन करते प्रोडक्शन सेम जगह से। दूसरा बेनिफिट क्या था हमारा, दूसरा बेनिफिट ये था कि कोई भी कंपनी हो उस कंपनी को एक बेनिफिट, सबसे बड़ी जो बेनिफिट होती थी वह बेनिफिट ये होती थी कि उन्हें सप्लाई आपका किस एरिया से लेना है उस एरिया से आसानी से प्राप्त कर लेता था, जहां से मर्जी वहां से ले सकता था। दूसरा नंबर चीज टैक्स से बचत हो गई, जो मंडी में टैक्स अप्लाई होता था वो टैक्स अप्लाई करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चौथा नंबर, अगर प्रॉब्लम होती भी है तो 30 डेज के अंदर में एनी हाउ सॉल्व हो जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो सिर्फ 3 दिन में उनके पेमेंट उसे मिल जाएगी। तो ये थे फ्रेंड्स इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। लेकिन अगर बात करें फ्रेंड्स इसके निगेटिव एस्पेक्ट की, तो इसके निगेटिव एस्पेक्ट भी है, निगेटिव पॉइंट भी है। सबसे बड़ी निगेटिव पॉइंट क्या है कि नए अध्यादेश जो जारी हुआ है, जो लागू हुआ है, इसमें जो एमएसपी पे खरीदने की बात थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जो खरीदने की बात थी, उसे खत्म कर दिया गया है। 2006 में जो एमएसपी का आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह लागू किया था कि सभी को एमएसपी पे माल खरीदनी है, जो कि लोकल लेवल पर पैक्स अध्यक्ष द्वारा माल खरीदा जाता है। अब वो एमएसपी पर खरीदने की जो जिम्मेवारी है सरकार ने अपने ऊपर से हटा दी है। जब मार्केट का सप्लाई आउट ऑफ मंडी होगा, अर्थात मंडी से बाहर होगा, तो उस कंडीशन में सरकार के पास जायजा ही कहा गया कि कितना उत्पादन हुआ और कितना बिक्री हुआ। गवर्नमेंट के पास तो कोई जायजा ही नहीं जाएगा। इस कंडीशन में उसे एमएसपी पर खरीदने की जो छूट, जो प्रॉब्लम थी वो छूट हट गई, अर्थात कि यस आपका क्या कहते हैं जो किसान है उनके लिए सबसे बड़ा घाटा है। क्या घाटा है भाई, एमएसपी मतलब कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था। तो फ्रेंड्स ये थे आपके क्या निगेटिव एस्पेक्ट्स का पहला आपका एस्पेक्ट था कि एमएसपी अब किसानों को नहीं मिलने वाली है। दूसरे नंबर की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो किसान और कंपनी के बीच अगर लड़ाई हो गई तो हमने कहा कि पहले एसडीएम कंट्रोल करेगा, एसडीएम से नहीं होगा तो वो केस कर सकता है जिला अधिकारी के पास। और एसडीएम जो होता है अंडर कंट्रोल गवर्नमेंट होता है, और गवर्नमेंट अंडर कंट्रोल क्या होता है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में होता है, कंपनियों के हाथ में होता है। उस कंडीशन में इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि केस में ज्यादा वर्चस्व जो होगा कंपनी वाले को होगा, सुपरमार्केट वाले को होगा। किसानों को वहां पर कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। दूसरी नंबर जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होगी उसमें वो ये प्रॉब्लम होगी कि अगर नहीं भी केस सॉल्व होता है तो कभी भी वो कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता है। हालांकि कोर्ट सबके लिए खुला होता है, लेकिन वो कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो समझ सकते हैं कि ओवरऑल कितनी बड़ी प्रॉब्लम है।
अर्थात कि सबसे बड़ा निगेटिव एस्पेक्ट्स है यह केस को लेकर। अगर केस देना ही था तो उसे मुखिया या प्रधान के हाथ में देना चाहिए था, जो कि आपके लोकल एरिया से बिलोंग करने वाले होते हैं और ओबियसली वो फार्मर्स को ज्यादा बेनिफिट दे दे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। जो थर्ड आपकी प्रॉब्लम थी, अर्थात कि थर्ड जो निगेटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि केंद्र सरकार इस बात की गारंटी नहीं देती है कि जो कंपनी हो या सुपरमार्केट हो वह एमएसपी पे खरीदेगी या फिर एमएसपी से अधिक दाम पे, अर्थात किस दाम पे खरीदेगी, किस फॉर्म में खरीदेगी, इसका कोई आपका निपटारा नहीं है। अभी तक ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिससे ये क्लियर हो पाए कि वह एमएसपी पे खरीदेगी या फिर नहीं खरीदेगी, अर्थात कि अभी एक आपका क्या हो गया, बहुत बड़ी घाटा हो गया। जो बेनिफिट तो है कि वन नेशन वन मार्केट का, लेकिन देखो जो एपीएमसी है वहां पर पहले जो प्रॉब्लम थी वह भी आपका क्या था, पहले उसे रखना चाहिए था किसके कंट्रोल में, किसानों के कंट्रोल में, लेकिन वो क्या कर दिया, उससे एपीएमसी को भी क्या कर दिया, कुछ आपके गुने चुने जो आपके लोग थे, व्यापारी गिरोह थे, उनके हाथों में दे दिया था, जिनके वजह से पहले समस्या थी। अब यहाँ पर इनडायरेक्टली ये ले जाकर केस किसके हाथ में दे दिया, व्यापारियों के हाथ में दे दिया। तो यहाँ पे जो मुनाफा होने वाला है मेनली कंपनी और सुपरमार्केट को होने वाला है, अर्थात कि पूंजीवादियों के लिए यह देश आपका यह कानून जो है ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर उसके बाद की प्रॉब्लम बात करें तो एपीएमसी एक्ट खत्म करके उन्होंने क्या किया है कि एमएसपी पर जो खरीदने की बात थी धीरे धीरे अब खत्म कर दिया। एमएसपी पे खरीदने की बात कहां से होगी, जब उनकी सप्लाई, उनकी मटेरियल आपकी मंडी तक आएगी नहीं, तो फिर एमएसपी पर खरीदने की सरकार की जो बात थी वो बात आएगी कहां से, ऐसे ही खत्म हो गई। अर्थात कि अपनी जो जवाबदेही थी उन्होंने समाप्त कर ली। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो सबसे आपका एमएसपी का केस था उसकी कोई गारंटी नहीं दिया कि वह जो कंपनी खरीदेगी, कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं मैं, और आपको वन नेशन वन मार्केट के बेस पे आपका देश होगा प्रगति कर रहा है। इस बात का हवाला देके वन नेशन वन मार्केट का उन्होंने इस केस को रफा दफा कर दिया, अर्थात कि नए अध्यादेश के रूप में लागू कर दिया। तो फ्रेंड्स आप खुद कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स अगर आगे की बात करें सेकेंड पॉइंट की, तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है फ्रेंड्स, सेकेंड कहता है हमारा एसेंशियल एक्ट 1955 में बदलाव। अब बात यह है कि एसेंशियल एक्ट 1955 है क्या, पहले तो यह जानना ज्यादा जरूरी है कि एसेंशियल एक्ट 1955 है क्या। इसके लिए पहले जानना जरूरी है कि एसेंशियल कमोडिटीज होती क्या है, अर्थात कि जरूरत की सामानें आपके लिए क्या होती है। अब सरकार क्या कहती है वो जरा सुनिए। सरकार कहती है प्याज, आलू, दाल, ये सभी आपके लिए आवश्यक वस्तु अब नहीं रहे। ये आपके जनरल यूज की जो वस्तुएं थी वह आपकी आवश्यकता नहीं रह गई, आपकी जनरल आवश्यकता। इसलिए अब क्या हो सकता है, कालाबाजारी का गेम जम के कर सकते हैं। अर्थात कि ये नया अध्यादेश में क्या लाया उन्होंने, नए अध्यादेश के तहत प्याज, आलू, दलहन, तिलहन अर्थात कि तेल, इन सभी के भंडारण पे जो रोक लगी थी एसेंशियल एक्ट 1955 के तहत, अब उस रोक को हटा दिया गया है। अब जितना मन करे जी भर के आप भरो, गोडाउन भरो। अब ये क्या कहती है सरकार कि आपका ये फायदा क्या होगा, लोकल एरिया वाले लोगों के लिए भी होगा, किसानों के लिए भी फायदा होगा। जिस समय आलू उगाते उस समय आलू उगा ले और उगा के स्टोर कर ले, जब 20 रुपए 25 रुपए आलू होंगे तो वो सेल कर लेना। ऐसा कहते हैं कि इनको भी बेनिफिट होगा। अब देखना यह है क्या बेनिफिट होगा। ये दूसरी पॉइंट क्या कहते हैं इनमें, यह अनाजों, दलहन, खाद्य तेल, आलू और प्याज को अनिवार्य वस्तु की सूची से हटाकर यह खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से मुक्त करना चाहती है। अर्थात क्या, इसे हटाकर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मुक्त कर देगा, अर्थात कि नया अध्यादेश। नए अध्यादेश में अब क्या होगा कि एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर से आलू, प्याज, दाल, तेल जो है यह सभी आपका क्या हो सकता है, हट जाएगा। अब देखिए जरा सा फोटो में आप लोगों को दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि किस तरह से मटेरियल स्टोर किया जा रहा है।
दिख रहा है आपको फ्रेंड्स? अर्थात क्या अब स्टोर करना आपके लिए आसान हो गया। आपके लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक नया नियम, नया कानून के तहत आप जितना चाहो उतना स्टोर कर सकते हो। और इस स्टोर करने के पीछे सरकार क्या कहते हो जरा सुनिए एक बार। कहते हैं कि अध्यादेश के जरिए सरकार चाहती है कि 2022 तक किसानों की जो आय होगी वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। वो कहती है कि इतना ज्यादा स्टोर करो कि जब 25 रुपए 30 रुपए आए तो बेचना। पहले जो 10 रुपए बेचते थे अब 25 रुपए 30 रुपए बेचोगे तो भाई डबल तो इनकम होगा ही होगा। लेकिन केस आती है कि वो स्टोर कैसे होगा, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट तो सीधा कहती है कि भाई आपका डबल कर देंगे। कब तक? 2022 तक का टारगेट दिया है, 2022 तक आपका डबल कर देंगे, ठीक है। और पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें तो पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी कहता है कि निजी उद्यमियों को भरोसा और उन्हें इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्राइवेट लोग भी इसमें क्या करेंगे, अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि सामान खरीद कर जब स्टोर करना है तो ऑब्वियसली सी बात है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, भले वो किसान हो या प्राइवेट कंपनी या कोई सुपरमार्केट वाला हो, इन्वेस्टमेंट करके उसे स्टोर करना पड़ेगा। ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट बिल्कुल है कि इससे क्या होगा कि स्टोर किया जाएगा, अर्थात कि इन्वेस्टमेंट जो होगा आपका कृषि क्षेत्र में वह पहले की अपेक्षा ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसी की डिमांड, इसी की बात आपकी क्या कह रही है, गवर्नमेंट भी कह रही है। तो फ्रेंड्स अगर आगे की बात करें पॉइंट इसके निगेटिव एस्पेक्ट की, तो ये तो थे पॉजिटिव कि इसे स्टोर करने की क्षमता होगी, किसान भी कर सकते हैं, जो कालाबाजारी करने वाले आपके व्यापारी है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए निगेटिव क्या होगा, निगेटिव पॉइंट हमारे लिए क्या है। निगेटिव पॉइंट क्या है, हमारे देश में 85% लघु किसान है। कितना परसेंट भाई, 85% छोटे किसान है, छोटे स्तर के किसान है, अर्थात कि लघु किसान है। और किसानों के पास इतने लंबे समय तक पदार्थों को अर्थात खाद्य मटेरियल को स्टोर करने का कोई आपका जगह नहीं, व्यवस्था नहीं होता। उनको रहने के लिए और खाने के लिए तो जगह नहीं मिलते हैं, और वो कमाते हैं, वो स्टोर कर जो उगाते हैं उसे बेच कर तो अपना अन्न पानी चलाते हैं। तो बताओ क्या वो स्टोर करेंगे, स्टोर नहीं कर सकते भाई। 85% लघु किसान है, मजबूरी में वो सुपरमार्केट और निजी मार्केट को बेचना पड़ेगा, और निजी स्तर पे जब बिकेगा तो वो मार्केट का भाव अगर ज्यादा तेज होगा तो उसका भी घाटा, उसका भी मुआवजा किसे देना पड़ेगा, किसान को ही देना पड़ेगा। क्योंकि उसके बाद अगर किसान का मटेरियल घट गया, उसे खरीद कर अगर खाना पड़े तो उन्हें प्रॉब्लम होगी। अर्थात कह सकते हैं इन्होंने लगाया फायदे के लिए, लेकिन घाटा किसे हो रहा है, किसान को ही हो रहा है। देख लो भाई गोडाउन में, देखो गोडाउन में कितना छल्ली लगा हुआ है। तो ये छल्ली किसके लिए बेनिफिट है, ये सभी बेनिफिट किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो ज्यादा उद्योगपति है, ज्यादा बड़े कंपनी वाले हैं, ज्यादा बड़ी उनके पास गोडाउन व्यवस्था है उनके लिए, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि यह अध्यादेश बड़ी कंपनियों द्वारा कृषि उत्पादों में कालाबाजारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा, अर्थात कि लाने का मेन अर्थ सिर्फ कालाबाजारी। दूसरी अगर प्रॉब्लम की बात करें तो कंपनी हो या फिर सुपरमार्केट हो, अपने बड़े बड़े गोडाउन है, और उन बड़े गोडाउन में क्या कर सकते हैं, उसे इकट्ठा करके और समय आने पर उसे ऊंचे दाम में बेचेंगे, और इसका घाटा सिर्फ और सिर्फ आपको और हमें होगा। इसका घाटा सुपरमार्केट को नहीं बल्कि हमें होगा, हमें उन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि कितनी बड़ी निगेटिव पॉइंट हमारे इसके अंदर है, अर्थात कि इस सेकेंड अध्यादेश के अंदर। अगर तीसरे अध्यादेश की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो तीसरा हमने जैसे बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अर्थात कि तीसरी जो है आपकी वह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे डिपेंड है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब क्या, अर्थात इस अध्यादेश का नाम क्या है, तो इस अध्यादेश का नाम है फ्रेंड्स फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस। समझ सकते हैं कि यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपके किसान और आपके पूंजीपति दोनों में किससे बेनिफिट देने वाला है। जैसे कि हमने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर क्या कर सकता है कि कोई भी किसान अपने जो खेत में फसल लगाना है उस फसल के लिए वो कोई भी आपका प्राइस होगा वह तय करेगा, और वह कंपनी उसके अकॉर्डिंग उससे डील करेगी, और डील करने के बाद तब वो खेती किया जाएगा। बेनिफिट तो है, इससे काफी अच्छी बेनिफिट है।
क्या कहता है इसकी अध्यादेश में, देख लीजिए। इसके तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, अर्थात कि पहले ही कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेगी सभी जमीन को और फार्मर्स को उतने पैसे देगी और उस फॉर्म में कहेगी आप लगाओ फसल और जितने उत्पादन होंगे उनके पैसे उन्हें पे करके उसे खरीद कर ले जाएगी। तो यह तो फायदेमंद हुआ किसके लिए, यह फायदे हुआ कृषि के लिए, अर्थात कि फार्मर्स के लिए। दूसरे नंबर बेनिफिट की अगर बात करें इसमें, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट एक ये भी कहता है कि इस अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार जो है आपका कृषि को पश्चिमी मॉडल पे प्रस्तुत करना चाहती है। जो आपके पश्चिमी मॉडल है, अर्थात कि जो वेस्टर्न कंट्री में जिस तरह से फॉर्मेशन चलता है एग्रीकल्चर का, सेम वैसे वो आपका रिप्रोड्यूस अर्थात कि रिप्रेजेंट करना चाहती है। तो समझ सकते हैं कि थोड़ा सा अपने जो कृषि का क्षेत्र है उसे मॉडर्नाइज करना चाहती है। तीसरी नंबर बात कि कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग होगा, इसके तहत फसल बुआई से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा कि क्या रेट होगा, क्या कैसे नहीं, पहले फिक्स कर लिया जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि हम जब पहले फसल लगाते हैं तो फसल का रेट जिस समय लगाते हैं उस समय 25 रुपये होता है, और जिस समय हम फसल का उत्पादन कर लेते हैं तो सभी कोई एक ही तरह का फसल उत्पादन करता है, जिनके वजह से जब उत्पादन हो जाता है तो वो आपका घट के कितने रुपए हो जाता है, 8 रुपये हो जाता है, 5 रुपये हो जाता है, 10 रुपये हो जाता है। उस कंडीशन में हम लोग ज़्यादा फसल उगाने के बावजूद भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाता है। लेकिन इस अध्यादेश के जरिए अब क्या हो सकता है कि हम पहले फिक्स कर लेंगे, भाई हम 25 रुपये ही आपको देंगे, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि अब 25 रुपये आपका अगर फिक्स कर लिया है तो अब उस समय मार्केट का रेट 10 रुपये हो या फिर 8 रुपये हो, हमें कोई घाटा नहीं उससे, क्योंकि हमने तो पहले फिक्स कर लिया है कि हमें 25 रुपये बेचना है। तो इस कंडीशन में यह बहुत बड़ी बात हो सकती है, अर्थात कि अध्यादेश किसानों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। यह कहता है हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब जरा से भी देख ले कि इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, क्या नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं इसके। तो नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होगी, बड़ी बड़ी जो कंपनी होगी वह खेती करेगी और जिनका खेत था वो अब मजदूरी करेगा। क्यों भाई? क्योंकि फसल क्या लगाना है इसका तय कौन करेगा, कंपनी कर रही है। तो खेती किसके कौन करेगा, कंपनी कर रही है कि नहीं कर रही है। आप सिर्फ मजदूरी करोगे, उगाओगे, उगा के उसमें खाद डालोगे, पानी डालोगे, उसे उत्पन्न करके लाओगे और सारा माल खरीद लेकर कौन चला जाएगा, कंपनी लेकर चला जाएगा। अर्थात क्या हुआ, खेत आपका, मजदूरी आपका और मटेरियल लेके कौन जाएगा, कंपनी और सुपरमार्केट। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात कि आप अपने खेत में क्या बन के रह जाएंगे, एक मजदूर बन के रह जाएंगे। दूसरे अगर निगेटिव पॉइंट की बात करें तो इस अध्यादेश अर्थात कि जो नया अध्यादेश आया है, इस अध्यादेश द्वारा किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन के रह जाएगा। बिल्कुल सही बात है, जब सारा कंट्रोल कंपनी के हाथ में होगी तो हम मजदूरी तो रहेंगे, हम सभी किसान मजदूरी है, क्योंकि हम सभी मजदूर किसान के बच्चे हैं। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो हमारे यहाँ खेती जो होगी, अर्थात कि खेती किसानी जीवन यापन के लिए किया जाता है। हमारे यहाँ पे जो लघु किसान है वहाँ पे जितने भी आपके लघु स्तर की खेती की जाती है सिर्फ अपनी जीवन यापन के लिए, जबकि पश्चिमी देशों में यह व्यवसाय के रूप में किया जाता है। तो व्यवसाय के स्तर पे तो ये ठीक था, लेकिन जब जीवन यापन के स्तर पे करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमारे लिए फायदा के साथ साथ बहुत बड़ी घाटा भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए पश्चिमी मॉडल हमारे लिए सूट नहीं करेगा। उसके बाद अगर निगेटिव पॉइंट की बात करें तो निगेटिव पॉइंट और क्या कहता है, यह कहता है कि किसान की फसल तैयार हो जाती है और कंपनी ने यह वादा भी कर लिया है कि हम आपको ऊंचे इतने प्राइस पर खरीदेंगे, लेकिन कंपनी क्या कहेगी, आप 2 मंथ रुक जाइए, उसके बाद हम मटेरियल को उठाकर ले जाएंगे। 2 मंथ में बारिश हो गई और आपकी फसल खराब हो गए, जो आपने उगाया था वो खराब हो गया, तो वह देखकर मटेरियल कहेगा कि आपका मटेरियल ठीक नहीं है और रिजेक्ट कर देगा। आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया, आपने जो मजदूरी इन्वेस्ट करी, वह सभी पानी हो गया। तो यह बहुत बड़ा घाटा हो सकता है कि उनके भरोसे आपने माल को छोड़ के रखा है, अब मालूम चलेगा कि उन्होंने नहीं खरीदा, रिजेक्ट कर दिया कि आपका मटेरियल अच्छा नहीं है, आपकी सप्लाई अच्छी नहीं है, आपके क्या कहते हैं क्वालिटी बेस्ड आपके पास नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, आपको बहुत बड़ी हानि या बहुत बड़ी मुआवजा देना पड़ सकता है। तो ये थे फ्रेंड्स निगेटिव पॉइंट।
फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको दे रहे हैं प्री टू मेंस लेवल की कंप्लीट डाटा। आज का ये केस कंप्लीटली मेंस वाले स्टूडेंट के लिए है कि मेंस में पेपर कैसे लिखना है, आपको भी ऐसे ही लिखना है। हर पॉइंट की पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट फिर नेगेटिव एस्पेक्ट। अब देखना यह है कि ओवरऑल तीनों अध्यादेश जो लागू हुआ इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, ओवरऑल क्या बेनिफिट है और क्या इसके नेगेटिव पॉइंट है। क्योंकि किसी भी अगर पॉइंट को अगर बेंच में आप लिखते हैं तो कंक्लूजन नहीं लिखेंगे तो मार्क्स आपका नहीं मिलने वाला है कि आप क्या बताना चाहते हैं, तो क्या बेनिफिट हुआ, इसके लिए आपको पॉइंट अर्थात कंक्लूजन बताना ही होगा। और निष्कर्ष क्या कहता है, ये तीनों अध्यादेश जो है किसानों के अस्तित्व के लिए खतरा है। तीनों जो अध्यादेश है किसानों के अपनी अस्तित्व जो उसके लिए खतरा है। आखिर कैसे खतरा है? क्योंकि सरकार जो है इनके माध्यम से आने वाले समय में एमएसपी पर जो मटेरियल खरीदती थी वह समाप्त करने जा रही है। जब आपका मटेरियल सप्लाई हो जाएगा आपके खेतों से ही, तो एमएसपी पे खरीदने की बात कहां से आएगी? कोई बात ही नहीं बनती है। इसलिए यह आपका किसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। दूसरी नंबर बात कि यह अध्यादेश तो कंप्लीटली असंवैधानिक है, अर्थात कि संविधान की बात तो यह है ही नहीं। क्योंकि जो कृषि का क्षेत्र है, एग्रीकल्चर का जो क्षेत्र है वह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और जब राज्य सूची के अंतर्गत आता है तो क्या सवाल बनता है कि केंद्र सरकार इस पर कोई नियम कानून लगा दे? कि नियम कानून तो सिर्फ संघ सूची में लगा सकता है या समवर्ती सूची पर कोई बात कर सकता है। यह तो कंप्लीटली लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, स्टेट लिस्ट में है, तो उस कंडीशन में यह लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, अर्थात कंप्लीटली असंवैधानिक है। यह कंप्लीट आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि निष्कर्ष में। तीसरी नंबर अगर पॉइंट करें बात फ्रेंड्स, तो ये क्या आपका ये तीनों अध्यादेश, ये जो तीनों अध्यादेश है यह अलोकतांत्रिक है, अर्थात कि लोकतंत्र का भी समर्थन नहीं करता है। क्यों समर्थन नहीं करता है? पूरा देश कोरोना के आपातकाल से डूबा हुआ है, पूरा देश प्रॉब्लम में है। उस समय इस नए अध्यादेश लाने का क्या मतलब बनता है भाई आपका? लाकर क्या बताना चाहते हैं? उसके बाद इसमें किसी भी संगठन से आपने कोई राय विमर्श नहीं किया, किसी भी किसान संगठन से आपने बात नहीं किया, किसी भी राज्य सरकार से इस पे मीटिंग नहीं करी और डायरेक्ट अध्यादेश आपने ला दिया। ये बताओ कहां तक सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। अर्थात कि निष्कर्ष कहता है कि यह जो केस है कंप्लीट अलोकतांत्रिक है। अगर चौथे पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, तो जो आपका केंद्र सरकार को एपीएमसी थी, पहले जो एग्रीकल्चरल एसेंशियल कमोडिटीज का जो एक्ट 1955 लगा हुआ था उसमें कुछ चेंजेस करना चाहिए था। उसे ये चेंज करना चाहिए था कि वह जो कंट्रोल था वह कंट्रोल आपके किसके हाथ में देता? किसानों के हाथ में देता, किसानों के अंडर में कार्य को दे देता। लेकिन यहाँ पे फिर से क्या कर दिया, इसे उठाकर किसे दे दिया? इसे दे दिया एसडीएम के हाथ में, डीएम के हाथ में, जो कि अंडर कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में। और गवर्नमेंट किसकी कंट्रोल में है? वो है आपके लोग, आपके क्या कहते हैं, पूंजीपतियों के कंट्रोल में। ओवरऑल कह सकते हैं कि केस किसके हाथ में चला गया? पूंजीपतियों के हाथ में। तो ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। उसके बाद क्या कहता है, केंद्र सरकार को एपीएमसी एक्ट में सुधार करना चाहिए। जिस तरह से 1999 में तमिलनाडु के अंदर उछावर संस्थाई योजना शुरू की गई थी, उस तरह का आपका बेनिफिट होना चाहिए, जिसके अंदर क्या है कि किसानों को अपना माल बेचने का सीधा सीधा फायदा होता है। और इस फायदा के अंतर्गत किसानों को 20% ज्यादा कीमत मिलती है और साथ ही साथ जो कस्टमर होते हैं, जो खरीदते हैं, उनको भी 15% का बेनिफिट होता है। इसमें दोनों को बेनिफिट होता है। अर्थात क्या होगा, माल वो तय करेगा, सामान वो तय करेगा, गवर्नमेंट एसडीएम और डीएम की कोई जरूरत नहीं है, उनका जो हेड होगा, जो प्रधान होगा वो तय करेगा। तो यह जो 1999 में आपका लगा था तमिलनाडु में, उसमें सुधार करके पूरे देश में लागू करना चाहिए था। तो ये नया अध्यादेश लाके ओवरऑल में प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। तो समझ सकते हैं फ्रेंड्स कितनी बड़ी प्रॉब्लम इन्होंने क्रिएट कर दी है। अर्थात कि ओवरऑल निष्कर्ष कहता है कि यह अध्यादेश, पहला नंबर चीज तो किसानों के लिए खतरा, दूसरा नंबर असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान में इसकी चर्चा राज्य सूची में आती है। केंद्र सरकार को इसमें फैसला लेने का कोई भी अधिकार नहीं था।
तीसरे नंबर पॉइंट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है यह अलोकतांत्रिक है, क्योंकि देश पहले से खतरा में है और उस खतरा के बाद दूसरी खतरा की घंटी बजा दिया आपने तो यह बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसे चाहिए था कि एपीएमसी का जो नियम कानून है, एकोमोडेटिव्स वाला जो आपका एसेंशियल एकोमोडेटिव्स 1955 में, उसमें सुधार करना चाहिए था। उन्होंने सुधार नहीं किया, एक नया केस ही लेकर आ गया। तो समझ सकते हो ओवरऑल कितना बड़ी घाटा होने वाली है किसानों को। अर्थात कह सकते हैं कि यह देश के लिए उपयुक्त नहीं माना जा रहा है। ओवरऑल निष्कर्ष में यही निकलता है। आप फ्रेंड्स इस चीज को अपने लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं, बेटर वे से लिख सकते हैं। मेरा मतलब था आपको पॉइंट को क्लियर करना और किस तरह से मेंस लेवल में आपको लिखना है, उससे आपको एक ब्रीफ व्यू में दिखा देना। थैंक्स टू ज्वाइन अस। हमारे इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। अ लॉट ऑफ थैंक्स।